देखिए, आज सिंप्लेक्स मेथड का एक कंसेप्ट है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। देखिए, लिख करके आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। वो आपसे कहेंगे, ये आपसे कह भी सकते हैं कि शो दैट इट इज अनबाउंडेड। तो यहां दो केसेस आएंगे। देखो, एक होता है फेसिबल रीजन, है ना, मालूम है ना फेसिबल रीजन क्या होता है। जब ग्राफ पढ़ाया गया था तो उसमें क्या था, जो एलपी गिवन थी उसका हमने ग्राफ खींचा था। तो एक कॉमन रीजन आया था, एक कॉमन रीजन आया था। कभी कभी क्या होता है, कॉमन रीजन नहीं आता है। भाई, कॉमन रीजन का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक लाइन ऐसे खींचूं और अब मैं कहूं इसके ऊपर का पार्ट शेड करूं, और एक लाइन ऐसे खींचूं इसके नीचे का पार्ट शेड करूं, तो क्या कोई ऐसा रीजन आएगा जो दोनों में कॉमन हो? भाई, इसके नीचे का पार्ट है, इसके ऊपर का पार्ट है, तो कॉमन रीजन नहीं आने वाला है। तो अगर अगर कॉमन रीजन आता है तो उसे कहते हैं फेसिबल रीजन। क्या कहते हैं? फेसिबल रीजन। और अगर वो चारों तरफ से बंद है, जैसे मान लीजिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से, और ये रीजन आपका कॉमन आ गया, मैं मान लेता हूं, मतलब इसका ऊपर का पार्ट शेड किया है, इसका नीचे का पार्ट शेड किया, ये कॉमन रीजन आ गया, तो ये हो गया फेसिबल रीजन। ठीक है। और चूंकि ये चारों तरफ से बंद है तो ये बाउंडेड हो गया। ठीक है। मान लेते हैं ग्राफ ऐसा हो जाए। भाई देखिए, यहां पर नाम का बहुत बड़ा है ना, ऐसा नाम क्यों दिया गया। जैसे मान लीजिए हमने आपको इस प्रकार से दो लाइनें दी, है ना, इस वाली का ऊपर का पार्ट शेड करना है, इसका भी इधर का पार्ट शेड करना है, तो ये वाला पार्ट कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब पॉजिटिव पार्ट ही लेना है आपको, नेगेटिव साइड नहीं जाना है। तो ये कॉमन पार्ट हुआ, यानी ये फेसिबल रीजन है। क्या है, चारों तरफ से बंद है? चारों तरफ से नहीं बंद है, क्योंकि ये पार्ट ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये आपका फेसिबल रीजन है, लेकिन अनबाउंडेड है। ठीक है। तो यहां पर दो चीजें आती हैं, बाउंडेड फेसिबल रीजन एंड अनबाउंडेड फेसिबल रीजन। तो एक आता है फेसिबल रीजन, फेसिबल रीजन। ठीक है। ये बाउंडेड भी वर्ड हो सकता है और ये अनबाउंडेड हो सकता है। लैंग्वेज समझ में आई? ठीक है। अब मान लीजिए आपने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया। अब सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने में क्या होता है, आपका जो डेल्टा जे निकलता है, सीजे माइनस जेड जे जो निकलता है, वो सब निगेटिव हो गया। तो आप क्या कहते हैं कि ऑप्टिमल है। ठीक है। तो ये कहेंगे ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ठीक है। अब वो अनबाउंडेड ऑप्टिमल हो सकता है, बाउंडेड ऑप्टिमल हो सकता है। तो लॉजिक समझ में आया नहीं आया? तो हम सिंपल क्वेश्चन लगाते हैं। जब क्वेश्चन रास्ते में लफड़ा करेगा तब हम कहेंगे अच्छा यही है, गड़बड़ कर रहा था, तब हम बात करेंगे। हम सिंपली लिख करके आएगा सॉल्व बाई सिंप्लेक्स मेथड। हो सकता है उसमें बाउंडेड अनबाउंडेड की कंडीशन आपसे प्रूफ करने के लिए दे दे, और नहीं भी देते हैं तो कंडीशन जब आएगी तो आप पहचान जाएंगे कि ये बाउंडेड है अनबाउंडेड है। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल इसलिए नोट कर लेते हैं क्योंकि बुक कहां तक उठाएं। ये है मैक्सिमम जेड है सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। क्वेश्चन वही है, सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हैं आपके x1 माइनस x2 इज लेस आर इक्वल टू 10 एंड 2x1 माइनस x2 इज लेस आर इक्वल टू 40 एंड x1 x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यानी कि पॉजिटिव रीजन जो ग्राफ में होता है वो आपको यहां पर करना है। सबसे पहले क्या होता है, हम गिवन एलपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। देखो हमने क्या कहा था, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन याद होना चाहिए। तो गिवन एलपी में स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम जो ऑप्टिमल जो फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको मैक्सिमाइज कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमल लगाइए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। वो ऑलरेडी मैक्सिमाइज है, हम मिनिमाइज से नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनिमाइज से नहीं कर सकते, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके बाद हमारे जो आरएचएस के जो ये हैं वैल्यूज, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, सोल्यूशन जब इसका निकालेंगे तो आप लिखेंगे चेंजिंग द गिवन एलपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का ये कतई मतलब नहीं है कि मैं इक्वलिटी में चेंज कर दूंगा।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद हम स्लैक या सरप्लस वेरिएबल का यूज करके हम इक्वलिटी में चेंज कर देंगे। एंड चेंजिंग इनटू इक्वलिटी, चेंजिंग सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स इनटू इक्वलिटी बाय यूजिंग, मैं जानबूझ के लैंग्वेज लिख रहा हूं, इसे आप लिखें, इसमें स्लैक वेरिएबल यूज करेंगे सरप्लस, चूंकि लेस आर इक्वल टू है तो स्लैक वेरिएबल खोना है, यूजिंग स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल्स जानबूझ के स्लैक दिया, अदरवाइज अगर मैं सरप्लस दे दूंगा ना तो फिर हमको बिगेम और टू फेस में जाना पड़ता, क्योंकि मुझे सिंप्लेक्स में कंसेप्ट बताना है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होने वाला है, मैक्सिमम z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2, जानबूझ करके हमने छोटा ही क्वेश्चन लिखा है, बड़ा ही क्वेश्चन लिखेंगे तो टेबल्स बहुत सारी बनेंगी, और हमारा एम ये है कि आपको ये बताना कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट जो है वो है x1 माइनस x2 प्लस इसमें x3 ऐड कर दिया इज इक्वल टू 10 लिख दिया, और ये है 2x1 माइनस x2 प्लस 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 40 कर दिया, यहां 0x4 कर दिया और यहां पर 0x3 प्लस 0x4 कर दिया, और x1 x2 x3 x4 ऑल आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये मैंने क्या किया, एलपी जो गिवन थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके उसकी इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज कर दिया, ये हमने पहला काम किया। अब जरा इसको ऊपर लिख लेते हैं तो हमारी जगह बच जाएगी, ठीक है। ये है आपका प्लस 0x3 प्लस 0x4। अच्छा, कुछ लोग स्लैक हैं तो S1 S2 लिखते हैं, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम है कुछ भी लिखो, हमारे कुत्ते का नाम बादशाह है तो वो तो एक अलग चीज है। x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 0x4 इज इक्वल टू 10, और दूसरा है आपका 2x1 माइनस x2 प्लस 0x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जो पहले से कांस्टेंट्स गिवन होते हैं, ठीक है, उनको हम जीरो मान लेते हैं। इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन में x1 को इक्वल टू 0 करेंगे और x2 को इक्वल टू 0 करेंगे, और अगर कोई सरप्लस वेरिएबल माइनस किया गया उसको भी 0 करेंगे निगेटिव की वजह से, ठीक है, उसे हमको मतलब नहीं है। तो यहां पर x3 की वैल्यू क्या निकलेगी 10 और x4 की वैल्यू निकलेगी 40, यानी कि जो आपका इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन है इसको किससे इंडिकेट करते थे, याद है, xb लिखते थे ना, ये आ गया 10 और 40, ये इनिशियल बेसिक फेसिबल सॉल्यूशन हो गया। यहां तक पहुंचिए, देखो मेथड वही सिंप्लेक्स वाला लगेगा, केवल थोड़ा सा अब हम इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाने जा रहे हैं। ये लाइन रब करेंगे क्योंकि जगह कम रहती है, एक तो राइटिंग गंदी है और डिजिटल बोर्ड महंगा है। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, अब देखो पहले तो आपके जो वेरिएबल हैं वो है x1 x2 x3 x4। तो हमने बताया था जब टेबल बनाएंगे तो एक तो आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या होता, नहीं कि आपने लंबे चौड़े कॉलम बना लिए और पता था एक कम कॉलम बनाया, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये b थोड़ा ऊपर जगह छोड़ देते हैं हम, ये b होता है, सॉरी ये लाइन खींची गई है b के लिए, cb के लिए, और xb की थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं, xb के लिए, x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, x4 के लिए, और आगे कुछ और के लिए वो बाद में बात की जाएगी। यहां होगा cj, यहां पर b, cb, xb, x1, x2, x3, x4। अच्छा, चूंकि जिनकी वजह से आइडेंटिटी बनी है उनको हम कभी कभी अलग नाम दे देते हैं, बीटा 1 बीटा 2, यानी ये बेटा है, ये अल्फा 1 अल्फा 2, आप लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीजे में क्या लिखते हैं, जो आपका ऑप्टिमल फंक्शन है, ठीक है, उसमें जो x1 x2 x3 x4 के कोफिशिएंट हैं, यानी 2 1 0 0, ठीक है।
बी में क्या लिखते हैं, बेसिस या बेसिक वेरिएबल, यानी जिनकी वजह से आइडेंटिटी बनी है। पहली आइडेंटिटी x3 की वजह से बनी है, तो यहां x3 लिखा जाएगा, यहां x4 लिखा जाएगा, ये लाइन खींच दी जाएगी, फिर एक बॉक्स और बनने वाला है और इसमें x1 x2 के एक बॉक्स बनाए जाएंगे, इधर ब्लैंक छोड़ देंगे, मतलब थोड़ा सा अच्छी लगे टेबल, इसलिए ऐसा किया गया। ठीक है, वैसे हमारी राइटिंग गंदी है, अच्छी लगेगी नहीं, लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। देखो सीबी में क्या लिखते हैं, जो आपके सीजे के सामने ये लिखे, x3 के सामने 0, x4 के सामने 0। xb में क्या लिखते हैं, बेसिक फेसिबल सोल्यूशन क्या आया है 1040, 1040। x1 का कोफिशिएंट यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 2 है। x2 का यहां -1 है, यहां पर भी -1 है। x3 का यहां 1 है, ये 0 है। x4 का यहां 0 है, यहां 1 है। ठीक है, हाँ करते रहिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, डेल्टा जे निकालते हैं। डेल्टा जे का फॉर्मूला क्या होता है, सीजे माइनस जेडजे, और जेडजे होगा सीबी एक्स जे। हमने बार बताया कि ये डेल्टा जे जो हम लिख रहे हैं ना, कुछ बुक्स में ये उल्टा लिखा होता है, सीबी एक्स जे माइनस सीजे। तो आप सीधा भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, बस हमारी जो कही गई बात उसको उल्टा कर दीजिए। जिस बुक में वो पढ़ाते होंगे वो ऐसे लिखा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम डेल्टा 1 निकालेंगे, ये फेयर वर्क है डेल्टा 1 निकालना। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 यहां नीचे निकालेंगे अलग से। ठीक है, डेल्टा 1 क्या होगा, C1 माइनस सीबी x1, तो C1 हो गया 2 माइनस सीबी x1 क्या होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, तो 0 आने वाला है, यानी कि डेल्टा 1 की वैल्यू 2 आएगी। गलती ना हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार टीचर से आप बात कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपी उनको चेक करनी है, बाहर जानी है। आवाज नहीं आ रही है आपकी, बोलते रहो। उनको चेक करनी है कॉपी, बाहर जानी। नहीं तुम्हारी नहीं आ रही ना, उनका अच्छा उनसे पूछ लीजिएगा, सर हमने एक, अब ये ना कहना कि हमने किसी और से पढ़ा था, उनको बुरा लग जाएगा। उनसे कहे सर हमने किसी बुक में देखा था, ये उल्टा लिखा हुआ था, तो कहेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है टीचर्स में, हम चूंकि टीचर हम जानते हैं, हमको अगर ए फॉर एप्पल आता है तो ए फॉर एप्पल ही हम जानते हैं, ए फॉर अनानास नहीं जानते। ए फॉर मतलब कुछ और होता है, इससे हमसे मतलब नहीं है। अगर किसी लड़के ने लिखा ए फॉर और कुछ और लिख दिया तो एप्पल नहीं लिखा तुमने, तो ये पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब डेल्टा 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, C2 माइनस सीबी x2, तो ये तो 1 माइनस 0 इंटू 0, तो ये 1 आने वाला है, 0 आने वाला है, 0 आने वाला है, ये तो यही आने वाला है, इसलिए हमने सब नहीं निकाले। लेकिन आपका फेयर वर्क है, ये निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, भले ही वो आपको आता हो। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऑल डेल्टा जेस आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ये फेयर वर्क है, ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपने चूंकि उल्टा पढ़ा है तो आपका जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आप ऐसे करिएगा, एक चीज याद रखना, अब ये मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है तो ये होता है इनकमिंग वेक्टर, तो आप यहां लिखेंगे इनकमिंग वेक्टर, इनकमिंग वेक्टर, या इसको हम क्या कहते हैं, की कॉलम। तो की कॉलम कौन सा है, ये x1 वाला, ये की कॉलम है। ठीक है, अब क्या करते हैं, चूंकि मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको यहां रब कर देते हैं, आप लिख चुके होंगे। इसके बाद जो इनकमिंग वेक्टर होता है, क्योंकि सिंप्लेक्स में आपने पढ़ा है, तो xb को उस इनकमिंग से डिवाइड करते हैं। शर्त यह है कि x1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये मिनिमम रेशियो निकालते हैं, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x1 शुड नॉट बी लेस देन या इक्वल टू 0, ग्रेटर ही होना चाहिए। मतलब आपको 10 को 1 से डिवाइड करना है, 10 अपॉन 1 दैट इज 10, और 40 अपॉन 2 दैट इज 20। ये मिनिमम रेशियो आपका 10 है। तो 10 किसके सामने आ रहा है, x3 के सामने, तो x3 हो गया आउटगोइंग वेक्टर, आउटगोइंग वेक्टर। तो यहां लिख देंगे आउटगोइंग वेक्टर या की रो, वो हो गई x3। ठीक है, फिर हमने क्या बताया कि इनकमिंग कॉलम और आउटगोइंग रो को जहां इंटरसेक्ट करता है, ये आपका की एलिमेंट हो गया, 1 हो गया की एलिमेंट। ठीक है, अब क्या तरीका है, की एलिमेंट को 1 बनाते हैं, और जो 1 बनाने के लिए काम इसके साथ होगा वो सभी के साथ होना है, सीबी को छोड़ करके, क्योंकि 1 ऑलरेडी ये है।
तो इसको तो एज इट इज लिख देना है। तो ये 1 रहेगा, ये -1 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 10 रहेगा। ठीक, अब क्या करना है, चूंकि आपकी जो इनकमिंग होती है, जो आना है उसको बेसिक में आना है, बेसिक ये वैल्यू है, और जो बेस में आता है वो आइडेंटिटी होता है, ये आप जानते हैं, है ना। यानी अगर ये 1 है तो नीचे क्या होना चाहिए, 0। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आपको साफ साफ जो इसके साथ काम कार्यक्रम करना है वही करना है। और ये फेयर वर्क नहीं है, आप रफली इसको कहीं लिख करके अपनी जानकारी के लिए कर सकते हैं। इसको रफ करते ही वाली लाइन, हमें जरूरत नहीं है इसकी। तो हमने क्या कहा, R2 जो आपका है, जो सेकेंड रो है, वो क्या है आपकी, वो है 42 -1 0 1, ये R2 है। और आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2R1 कर दो। तो 2 से करेंगे तो ये 20 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 40 में 20 गया, 20 आया, 2 में 2 गया 0, -1 में माइनस गया -2, तो +1 आया, ये -2 आया, 1 आया। ये बनने वाला है 20, ये बनने वाला है 0, ये बनने वाला है 1, ये बनने वाला है -2, ये बनने वाला है 1। कोई गलती तो नहीं है। तो ये आपका हो गया जाकर के इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। अगली टेबल को या तो आप लिख दो सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल, या फर्स्ट इंप्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल, या इटरेशन वर्ड आप कहीं पढ़े होंगे ना, जब हम ट्राई करते करते किसी सोल्यूशन तक जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे खिसकते तो उसको इटरेशन कहते हैं। तो हम लिखेंगे सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल। अगला हम करने जा रहे हैं, आप अलग से बनाना सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल। उसके लिए सीजे वही होता है। अब अंतर क्या होता है, जो आउट गोइंग है वो आउट हो गया, x3 आउट हो गया, उसकी जगह इनकमिंग हो गया x1, यानी यहां x1 होने वाला है। x1 के सामने यहां क्या है 2, यहां 2 होने वाला है। यहां 10 रहेगा तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब काहे के लिए वही लिख दें। ये पहले वाला नहीं, सर्किल वाला लिख रहे हैं हम। ये -1 होने वाला है, ये 1 होने वाला है, ये 0 होने वाला है, ये सर्किल वाला लिखे गए हैं। यहां क्या होगा, यहां 20 होगा। एक हाथ वाला दस्ताना आता है ना, बोर्ड साफ करने वाला, सोच रहे वही ले लें। ये 0 होगा, हाँ तो वही ले लें, 1 आएगा, वही ले लें। सोच रहे इसको साफ करने में आसान हो जाएगा। 2 है कि -2 है, ले कर दिया। और ये 1, हाँ 200 300 तुम तो आई थिंक बता रहे हो, हाँ 200 300 ज्यादा होते हैं। चलो हाँ ले लेंगे, थोड़ा आसान रहता है। अब डेल्टा जे निकालने जा रहे हैं। ये सेकेंड टेबल है, हमने उसी में कर दिया। आपसे पता चला, स्टूडेंट ने देखा अच्छा उसी में इरेज करना है, उसने व्हाइटनर लगा दिया उठा करके। वो एक कहावत है ना, मच्छका स्थाने मच्छका, सुना है आपने। एक लड़के की कॉपी एक लड़का मांग के ले गया, और उसमें एक पेज में एक मक्खी चिपकी हुई थी। बाई चांस कॉपी बंद करते वक्त गलती से वहां बैठी रह गई होगी, तो उसने सोचा हो सकता है टीचर ने चिपकवाई हो, तो उसने भी मक्खी मार के चिपकाई ना। तो टीचर ने कहा काम पूरा नहीं, बोले काम पूरा नहीं, उठपटांग काम देते हो। उस लड़के क्या गंदगी हो गई, हमारे यहाँ इतनी सफाई, ये मक्खी मिली ने बड़ी मुश्किल से मार के चिपकाई, ये पूरा दिन यही करते रहे। उसे कहते मच्छका स्थानीय मच्छका। देखो सही है। 1 मिनट, ये सेकेंड टेबल ये गलत लिख गए क्या? 1 मिनट, नहीं, हम एक्चुअली में कोई दूसरी कॉपी उठा लिए क्या, हम कहीं और पहुंच गए। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, हाँ ठीक है, वो गलत हो, सही है। 10 है, 1 है, -1 है, 1 है, 0 है, 20 है, 0 है, 1 है, -2 है और 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप डेल्टा जे निकालेंगे। डेल्टा जे में डेल्टा 1 निकालने जा रहे हैं। क्या होता है, C1 - CBX1। तो C1 हो गया आपका 2 माइनस CBX1 हो जाएगा आपका 2 + 0, मतलब 2 + 0 यानी 2, यानी वैल्यू 0 आने वाली है। तो डेल्टा 1 0 आ गया। अब डेल्टा 2 निकालने जा रहे हैं, तो आएगा C2 - CBX2। C2 बोले तो 1 माइनस CBX2, 2 × -1 यानी -2 + 0, यानी -2 + 0 यानी कि 1 + 2 बोले तो 3। लो आ गया है पॉजिटिव। डेल्टा 3 निकालेंगे तो आएगा C3 - CBX3, तो 0 माइनस
CbX3 2 और -0 यानी कि प्लस का 2 यानी कि माइनस का 2 ही आएगा। और डेल्टा 4 निकालेंगे तो C4 0 माइनस 0 0 0 यानी कि 0 आने वाला है। ठीक है, फिर वही लिखेंगे कि ऑल डेल्टा जेस आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, ये स्टेटमेंट लिख लेंगे आप। ठीक है, और डेल्टा 2 मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए ये हो गया आपका इनकमिंग वेक्टर। आपके यहां अगर उल्टा लिखोगे तो -3 लिखा जाएगा, मोस्ट निगेटिव, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, मिनिमम रेशियो लिखेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, XB को किससे डिवाइड करेंगे, X2 से डिवाइड करेंगे, और X2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, 10 को -1 से करेंगे तो लिखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी निगेटिव आ रही वैल्यू, और 20 को 1 करेंगे तो 20 आएगा, तो ये मिनिमम रेशियो हो गया। तो ये मिनिमम हो गया X4 के सामने, तो X4 हो गया आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर या इस, हाँ बताइए। नहीं 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 भी हो सकता है, ना ना ना, सुनिए 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 सुनिए, X4 को आउटगोइंग होना था जरूरी नहीं है। अगर ये ऑप्टिमल हो जाता, अगर ये सब निगेटिव आ जाता तो आपकी X1 की वैल्यू आ जाती 10 और X2 0 हो जाता, आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल हो जाता। X4 को आउटगोइंग होना है ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है भाई। ठीक है, और इसमें क्या लफड़ा आने वाला है, हाँ आप पूछिए क्या बोल रहे हो। हाँ हाँ, रेशियो लिखना पड़ेगा भैया, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आइडिया से, जैसे कोई कॉन्सेप्ट था टू फेस मेथड में, अब टू फेस मेथड बहुत टीचर्स को देखा, आर्टिफिशियल को हटाना है तो एक को अपने आप आउटगोइंग कर देते हैं। जी नहीं, आप चेक करके ही करेंगे। ठीक है, अभी वही लफड़ा आने वाला है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इनकमिंग या आउटगोइंग हो गया, आपका की एलिमेंट क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया 1, वेरी गुड। तो ये भाई साहब 1 हो गए, तो अब चूंकि इसको 1 ही बनाना है तो इसको 1 से डिवाइड करोगे, ये 1 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 20 ही रहेगा। अब देखो, इसमें से इसको ऐड कर देना है, इसमें से -1 में से इसको ऐड कर देना है तो 0 आ जाएगा, तो 1 में से -2 ऐड कर देना है तो -1 आ जाएगा, 0 में से 1 ऐड कर देना है तो 1 आ जाएगा, 1 में से 0 ऐड कर देना है तो 1 आ जाएगा, 1 में से 20 ऐड कर देना है 30 आ जाएगा। तो ये आपकी एक नई सिंप्लेक्स टेबल बन गई। तो चाहे इसको लिखो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, या लिखो सेकंड इंप्रूव्ड सिंप्लेक्स टेबल, या सेकंड इटरेशन कह सकते हो। मैं थर्ड सिंप्लेक्स टेबल लिखता हूं, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। क्या होने वाला है, X4 आउट होने वाला है, इसकी जगह X3 इन होने वाला है। X4 का X3 नहीं, X3 था क्या, इन कौन हो रहा है, X2, सॉरी X2 इन होने वाला है। अब देखो, X1 के सामने 2, यहां 1 आ जाएगा। अब नई टेबल बनाते हैं, ये 30 हो जाएगा, ये 20 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 है, ये ये 0 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये -1 रहेगा, ये माइनस का 2 रहेगा, ये 1 रहेगा, कोई गलती तो नहीं हो रही है, ये 1 रहेगा। कहां पे, अब हमने रब कर दिया, तो आपने X4 X1 यहां पे क्यों, चले 0 था यहां पर, नहीं कहां, सब्ट्रैक्ट कहां कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। भाई जब रब कर दिया गया तब ना पूछा करिए, फिर तो सब काम गड़बड़ हो गया, सब हट गया। ठीक है, अब जरा देखो मिनिमम रेशियो क्या निकलेगा, हमको नहीं मालूम, सावधान। अब मैं डेल्टा जे निकालता हूं, जगह कम होने की वजह से, वैसे भी हम लोगों ने हमेशा सेकेंड टेबल को फर्स्ट के अंदर ही निकाला है, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है, जल्दी होता है। देखो डेल्टा 1 निकालने जा रहे हैं, डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, C1 माइनस CBX1, C1 बोले तो 2 माइनस, देखो CBX1 क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 0, तो 2 आएगा, यानी कि 0 आने वाला है। तो डेल्टा 1 0 आ गया। डेल्टा 2 देखिए, डेल्टा 2 जब निकालेंगे तो आएगा C2 माइनस CBX2, C2 बोले तो
1 माइनस, एक मिनट ये बार बार जगह से हट जाता है, CBx2 मतलब 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 यानी 1 आएगा, तो ये 0 आने वाला है। डेल्टा 3 निकालते हैं तो आएगा 0 माइनस CBA आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 2 यानी माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 आने वाला है। ले कर लो बात। अब डेल्टा 4 निकालते हैं तो 0 माइनस 2 और प्लस 1 यानी कि 3 यानी कि माइनस का 3 आने वाला है, माइनस का 3 आने वाला है। पहले तो यहां पहुंच जाइए। अब एक लफड़ा समझिएगा। लफड़ा यह है कि पहली बात तो यही आपका पहले आउटगोइंग हुआ था, याद है ना। ये जो x3 है ये आपका स्लैक वेरिएबल था, ये इसके पहले आउट हो चुका था। लेकिन आप लिखेंगे ऑल डेल्टा जेज आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। पहली बात तो सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है। दूसरी बात ये इनकमिंग वेक्टर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इनकमिंग हो नहीं सकता, ये हो गया तो क्या किया जाए, फिर दोबारा इसको एंट्री करेंगे हम नहीं, लेकिन लग रहा है कि इनकमिंग नहीं होना चाहिए। तो अब हमें देखिए ये x3 जगह कुछ और भी हो सकता था, ऐसा नहीं यही होगा। यहां x3 आ गया तो हम कुछ एक बार थोड़ी कर सकते हैं। अब हम मिनिमम रेशियो निकालेंगे किसका, xb डिवाइडेड बाई x3 वेयर x3 इज ग्रेटर देन 0। अब चूंकि x3 निगेटिव है तो ये लेंगे नहीं, ये भी निगेटिव, ये लेंगे नहीं। अब यहां पर लफड़ा आ गया। क्या लफड़ा आ गया कि पहली बात सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है, और मिनिमम रेशियो यानी की एलिमेंट, की कॉलम के सभी एलिमेंट निगेटिव है, तो की रो जो है वो हमें मिलेगी नहीं। आप लिखेंगे कि ऑल डेल्टा जेज आर नॉट लेस आर इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ठीक है, एक तो ऑप्टिमल नहीं हुआ, ये हटा दे रहे हैं। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ की कॉलम आर नेगेटिव, so key row is not possible, so minimum ratio, minimum xb upon x3 is not possible, यानी outgoing vector is not there, ठीक है। तो इसीलिए ये सोल्यूशन कैसा हो गया, एक तो सोल्यूशन अनबाउंडेड है, सोल्यूशन इज अनबाउंडेड यानी इसके लिए अनबाउंडेड फेसिबल रीजन है। सोल्यूशन इज अनबाउंडेड, सोल्यूशन की बात हो रही है, सोल्यूशन इज अनबाउंडेड। अगर सोल्यूशन निकल आता है तो बाउंडेड कहलाता है। सोल्यूशन के बाउंडेड होने का मतलब ग्राफ के बंद होने से मतलब नहीं है, नहीं समझे। सोल्यूशन अनबाउंडेड है एंड अब ये फेसिबल रीजन अनबाउंडेड है अनबाउंडेड ये हमको नहीं मालूम, उसके लिए आपको ग्राफ में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ग्राफिकल मेथड में जाना पड़ेगा। पहुंच गए यहां तक, मतलब सोल्यूशन अनबाउंडेड है अगर सोल्यूशन नहीं निकला है। इस अनबाउंडेड और बाउंडेड का मतलब बंद होने से नहीं होता है। सोल्यूशन निकल आया तो बाउंडेड है, सोल्यूशन नहीं निकला तो अनबाउंडेड है। समझ में नहीं आई, ठीक है। अब ये फेसिबल रीजन जो है, जो ग्राफ में जिसको कि हमने बताया था फेसिबल रीजन होता है, मतलब ग्राफ में एक ऐसा रीजन जो कॉमन रीजन होता है, अगर वो कॉमन रीजन मिल गया तो फेसिबल कहलाता है। समझ में बात। और वो कॉमन रीजन अगर बंद है चारों तरफ से तो बाउंडेड हो गया, अगर बंद नहीं है तो अनबाउंडेड हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर अनबाउंडेड फेसिबल रीजन, फेसिबल रीजन। अब अनबाउंडेड फेसिबल रीजन के लिए आपको ग्राफ में जाना पड़ेगा। चलते हैं ग्राफ में। आपका एक क्वेश्चन क्या था, x1 माइनस x2 इज लेस आर इक्वल टू 10 था, और 2x1 माइनस x2 इज लेस आर इक्वल टू 40 था, यही था ना। आप क्या करते थे, पहले इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते थे, ठीक है। अब हम ग्राफ को डायरेक्ट ड्रा करेंगे क्योंकि ग्राफ हमारा मेन मोटो नहीं है, लेकिन बिना ग्राफ के ये मिलेगा नहीं, तो ग्राफ सही साट होना चाहिए। ग्राफ पेपर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको सही करनी पड़ेगी। ये x1 है, ये x2 है। देखो ध्यान से, पहले कर्व को देखो। जब x1 को 0 करेंगे तो x2 का मान -10 आएगा, तो यहां कहीं पहुंच जाएंगे ना -10, 0, -10, क्यों।
और जब x2 को 0 करोगे तो x1 10 आएगा, तो दूसरा पॉइंट यहां कहीं पहुंच जाएगा 10, 0। तो ये ग्राफ मिलेगा आपको। लाइन सीधी है ये, वो टेढ़ी हो रही, क्या करें, आप स्केल से बनाइएगा। वैसे स्केल मेरे पास है लेकिन छोटी है इसलिए, अरे ठीक है, हैं? हाँ, उसने थोड़ा देखने वाले को अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा ना लगे ठीक है, समझने वाले को समझ में आना चाहिए। ये मैंने इसको बढ़ा दिया, इसके लिए बड़ी ले ले सोच रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा ग्राफ देखिए। अच्छा, इसके ऊपर का पार्ट शेड करें या नीचे का पार्ट शेड करें? तो हमने बताया था ये उस ओरिजिन को देखो, अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उस ग्राफ में ओरिजिन होगा। तो अगर मैं x1 को 0 और x2 को 0 कर दूं तो 0 इज लेस देन 10 होता है, यानी ओरिजिन इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इसलिए इस ग्राफ के ऊपर का पार्ट शेड होगा। ये अपनी जानकारी के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखिए, जब x2 को 0 करोगे तो x1 का मान आएगा 20, तो 20 यहां कहीं आएगा 20, 0। और जब x1 को 0 करोगे तो x2 आएगा -40, तो -40 यहां नीचे आएगा 0, -40, और इसको मिला दोगे, ठीक है। अब देखो ये कहीं इंटरसेक्ट कर भी सकती है आगे जाकर के, ठीक है, ऐसा नहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक चूंकि पैरेलल नहीं है तो कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इसके भी ऊपर का पार्ट शेड करना है। अब दोनों के ऊपर का पार्ट शेड करोगे तो ये पार्ट आपको कॉमन पार्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ये आपका कैसा हो गया, ये सेसिबल हो गया। ये क्या हो गया, सेसिबल रीजन है, यानी रीजन वो मिल गया जहां पर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता था, ठीक है। लेकिन क्या ये चारों तरफ से बाउंड है? जी नहीं, ऊपर का पार्ट खुला हुआ है, ऊपर का पार्ट ऊपर तक कहीं भी जा सकता है। तो ये आपका हो गया अनबाउंडेड फेसिबल रीजन। समझ में बात नहीं आई? तो आप लिखेंगे हियर वी गेट अनबाउंडेड फेसिबल रीजन एंड अनबाउंडेड ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन भी अनबाउंडेड है और अनबाउंडेड फेसिबल रीजन भी है। समझ में आई बात नहीं आई? अब कभी कभी आता है कि सोल्यूशन तो बाउंडेड है लेकिन फेसिबल रीजन अनबाउंडेड है, उसका मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं। एक एग्जांपल नोट कर देता हूं, बता देता हूं क्या इसमें आने वाला है, वो अपने आप सॉल्व करिएगा। किताब से हमने आंसर नोट किया है, किताब में कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं पहले बता देता हूं कि भाई मान लीजिए अभी क्वेश्चन बताऊं और आप कहेंगे अरे अपने जो वैल्यू बताई थी x1 की 3, ये तो 5 आ रही है। बाद में लोग यूट्यूब में कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी हम लोग बुक से हर क्वेश्चन को सॉल्व करना संभव नहीं है, तो मेथड बता देते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल है मैक्स z इज इक्वल टू 6x1 - 2x2। किताब का नाम नहीं बताएंगे, उन्हें किताब वाले कर जाएंगे लोग, नाला कहीं का गलत छापता है। तो ये आएगा 2x1 - x2 इज लेस आर इक्वल टू 2। कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, दो यूट्यूबर्स एक साथ लिख देते हैं। होता क्या, वही बुक उनके पास, वही बुक मेरे पास, मुझे वही क्वेश्चन पसंद जो आपको पसंद है। अब देखो ध्यान से, x1 x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब टेबल बनाओगे तो आपकी जब थर्ड टेबल बनेगी, थर्ड टेबल इन थर्ड टेबल बनाओगे, अपने आप करिएगा, ठीक है। थर्ड टेबल जब बनाओगे तो ऑल डेल्टा जेस विल बी लेस आर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑल डेल्टा जे लेस आर इक्वल टू 0 हो गया तो सोल्यूशन इज बाउंडेड होगा, बाउंडेड सोल्यूशन कहलाता है, सोल्यूशन बाउंडेड कहलाता है। सोल्यूशन मिल गया, सोल्यूशन इज बाउंडेड, मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया तो सोल्यूशन बाउंडेड हो गया। सोल्यूशन इज ऑप्टिमल और बाउंडेड। समझ में बात नहीं आई? और जब इसको आप लिखोगे तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 और x2 की वैल्यू आएगी 6 और मैक्सिमम z की वैल्यू आएगी 12। एक बार अपने आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सोल्यूशन बाउंडेड है, नहीं समझे? लेकिन आपका जो फेसिबल रीजन है वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, उसको देखते हैं। नोट कर लिया इसको। अब जब फेसिबल रीजन आप करोगे तो फेसिबल रीजन में एक ग्राफ बनाएंगे आप कि फेसिबल रीजन है कि नहीं है। फेसिबल मतलब कॉमन रीजन। ये x1 है, ये x2 है। पहले में x1 को 0 करोगे तो x2 आएगा -2, तो -2 यानी यहां कहीं हम आएंगे 0, -2। जब x2 को 0 करोगे तो x1 1 आएगा, यानी ये यहां कहीं आएगा 1, 0। ये ग्राफ आपका बन गया। इसके ऊपर का पार्ट सेट करें या नीचे का पार्ट सेट करें, क्या लग रहा है आपको?
बोले कहीं का भी सेट कर दूं, क्या दिक्कत है, आपके घर की बात है। साफ साफ दिख रहा है कि ओरिजिन जो है, ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा इसको, इसलिए ओरिजिन के पार्ट, ऊपर का पार्ट शेड होगा। अच्छा दूसरा देखिए, x1 इज इक्वल टू 4, वो ऐसे ग्राफ बनेगा ना, ये 4,0 पैरेलल टू x2 एक्सिस, और इसके भी ओरिजिन का पार्ट शेड होगा, ये कॉमन पार्ट हो गया। एक्चुअली में एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कॉमन है, इन्हीं में सोल्यूशन ऑप्टिमल होगा। जब यहां हम जाएंगे तो x1 का मान 4 आएगा, और x1 जब 4 रखेंगे, यहां पर x1 का मान 4 रखेंगे तो x2 कितना आने वाला है, 2x1 माइनस x2 बराबर 2, x1 8 माइनस 2 बराबर x2, x2 का मान 6 आने वाला है। 4 का मान 6 आ गया, नहीं आ गया, यही तो हम कह रहे थे 4 और 6 आएगा। और जब यहां पर x1 की वैल्यू 4 और x2 को 6 रखेंगे तो 4 संग 24 माइनस 12 बराबर 12 आने वाला है। तो आप कहेंगे कि ये सोल्यूशन, मतलब ये फेसिबल रीजन है लेकिन अनबाउंडेड है, तो सोल्यूशन बाउंडेड है लेकिन रीजन अनबाउंडेड है, फेसिबल अनबाउंडेड। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। ठीक।